दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां मैं हमेशा ऐसे ही आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों ये कहानी है बिहार के रहने वाली मनीषा की। दोस्तों मनीषा के पापा एक सरकारी टीचर थे। मनीषा के पापा को लग रहा था कि उसकी बेटी अब नौजवान हो गई है, बड़ी हो गई है और पटना में रहकर पढ़ाई कर रही है, उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है और वो सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही है, तो सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक चल रहा है, क्यों ना मनीषा की शादी कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों मनीषा की जो बहनें थी वो 3 लोग थी, तो मनीषा के पापा चाहते थे कि एक एक करके धीरे धीरे सबकी शादी कर दी जाए, जिससे उनके ऊपर दबाव काफी कम बनेगा। दोस्तों उसके बाद मनीषा के पापा वैशाली के रहने वाले एक लड़के से मनीषा की शादी फिक्स कर देते हैं। दोस्तों उस लड़के का नाम मोहित था। दोस्तों मोहित भी काफी ज्यादा अच्छे परिवार का रहने वाला लड़का था और वो भी पढ़ा लिखा था, इकलौता अपने माँ बाप का लड़का था। उसके बाद दोस्तों उसके माता पिता का अच्छा खासा बिजनेस भी था, जिसको वो अकेले संभालता था, जिस वजह से मनीषा के पापा को लगता है कि वो लड़का ठीक है और वो क्या करते हैं कि मोहित से अपनी बेटी मनीषा की शादी तय करा देते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये बात मनीषा को पता चलता है कि उसके पापा उसकी शादी तय कर दिए हैं, तब मनीषा अपने पापा से कहती है कि पापा मेरी इतनी जल्दी आप शादी क्यों करना चाहते हैं, मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ, पढ़ाई करके मैं कुछ बनना चाहती हूँ, जब मैं किसी लायक हो जाऊंगी तब आप मेरी शादी करवा दीजिएगा, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगी। लेकिन दोस्तों मनीषा के पापा के ऊपर काफी जिम्मेदारियां थी और वो हमेशा बीमार भी रहते थे, तो वो सोच रहे थे कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक अपनी सभी बेटियों की शादी करवा दूं, जिस वजह से वो मनीषा की बातों को नहीं सुनते हैं और मनीषा भी चाहकर अपने पापा का विरोध नहीं कर पाती है। और कुछ दिनों बाद मनीषा और मोहित दोनों एक दूसरे से परिवार वालों के चलते मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर दोनों की दोस्तों शादी घर वालों की मर्जी से धूमधाम से कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों मोहित अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था और उसके माता पिता उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार देते थे, बहुत ज्यादा उसको मानते थे, जिस वजह से मोहित के काफी अच्छे खासे दोस्त भी बन गए थे और उसके घर के आसपास के जो पड़ोसी थे वो लोग भी मोहित के पीछे पीछे हमेशा लगे रहते थे। दोस्तों मोहित अपने पड़ोसियों के ऊपर काफी ज्यादा पैसा भी खर्च करता था, उनके साथ घूमता था, उनके साथ फिरता था, वो लोग जो कहते थे वही मोहित करता भी था। क्योंकि दोस्तों उस गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला अगर कोई लड़का था तो वो सिर्फ मोहित के परिवार वाले थे और मोहित था, जिस वजह से उसके गांव के लोग हमेशा उसके आगे पीछे घुमा करते थे। दोस्तों मोहित के गांव के रहने वाले उसके जो पड़ोसी थे वो लोग मोहित के घर वालों को देखकर बहुत जला करते थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि मोहित के परिवार के जो लोग हैं या फिर जो मोहित भी है वो अपनी जिंदगी में कभी आगे बढ़ पाए। कैसे भी करके उसके गांव वाले मोहित को नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहते थे और होता भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है। दोस्तों शादी के कुछ दिन बाद से ही जो मोहित था वो अपने पड़ोसियों वाले के साथ, पड़ोसी के लड़कों के साथ दारू शराब वगैरह पीने लगता है और वो लोग उसको बर्बाद करने की कोशिश करने लगते हैं, जिस वजह से मोहित को दारू शराब की लत लग जाती है और वो अपने पड़ोसियों के साथ घूमने फिरने लगता है, हमेशा दारू शराब पीने लगता है। दोस्तों यहां तक कि मोहित खुद अपने पैसे से दारू शराब वगैरह खरीदता था और सभी लोगों को मंगवा के पिलाया करता था। लेकिन दोस्तों जब ये सारी बातें मनीषा को पता चलती हैं तो मनीषा अपने पति मोहित का विरोध करने लगती है और कहती है कि आप ये सब गंदा काम अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो इससे तो हम लोग की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? हमारे गांव के जो लोग हैं वो हम लोगों को खुशी नहीं देखना चाहते हैं, वो हम लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं और ये बात आपको समझ में आ ही नहीं रही है। लेकिन दोस्तों मोहित जो था वो मनीषा की बातों को नहीं सुनता है और मनीषा को गाली गलौज करके उसको हमेशा बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था, जिस वजह से मनीषा के सास ससुर भी मोहित को बहुत ज्यादा बोलते थे, बहुत ज्यादा उसको डांटते थे। लेकिन दोस्तों मोहित ना तो अपने माता पिता की बातों को मानता था और ना ही मनीषा की बातों को मानता था और हर रोज दारू शराब पीकर आने लगा था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा था। क्योंकि दोस्तों मोहित अपने माता पिता का इकलौता लड़का था और उसके पास जमीन की कोई कमी नहीं थी, उसकी दुकान भी अच्छी खासी चल रही थी, पैसे की इनकम भी वहां से अच्छी खासी हो रही थी, जिस वजह से मोहित का जो मन है वो गलत कामों में बहुत ज्यादा लगने लगा था। दोस्तों मनीष को शादी करके आए हुए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और इन 1 महीनों के अंदर ही जो मनीषा थी वो सब कुछ समझ गई थी कि अगर मोहित जो है वो ऐसा ही करता रहेगा तो हम लोग जो है वो सड़क पर आ जाएंगे। दोस्तों अब आप लोग समझ सकते हैं कि मोहित किस तरीके की अय्याशी अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ करता होगा और वो कितना ज्यादा पैसा खर्च करता होगा, जिस वजह से उसकी पत्नी परेशान हो चुकी थी। दोस्तों मनीषा के सास ससुर भी मोहित को समझाने की कोशिश नहीं करते थे और वो लोग भी उसको छोड़ दिए थे। लेकिन देखते ही देखते जैसे 4-5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो मोहित था वो हमेशा मनीषा को मारता था, पीटता था, उसके जीवन में 1% भी सुधार नहीं हो रहा था। दोस्तों ये सब करतूतों की वजह से जो मनीषा थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो सोच रही थी कि अगर ऐसे ही हमारी जिंदगी चलेगी तो कुछ दिन में ही हम लोग बर्बाद हो जाएंगे और इस घर के जितने भी लोग हैं सब लोग बर्बाद हो जाएंगे, सब लोग सड़क पर आ जाएंगे। दोस्तों मनीषा अपने पापा को फोन करती है और कहती है कि पापा यहाँ रहने से अच्छा
है कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं, मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। दोस्तों इतना कहते ही उसके पापा उसकी बातों को समझ जाते हैं और फिर पूछते हैं कि बेटा बताओ तुम क्या चाहती हो। तब दोस्तों मनीषा अपने पापा से कहती है कि पापा अब मुझे यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, ना तो मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए समय मिलता है, दिन रात घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और मोहित जो मेरा पति है वो समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं अपने घर आना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर अब एक दिन भी नहीं रहना चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों मनीषा के पापा मनीषा के ससुराल आते हैं और उसके सास ससुर से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद मनीषा के पापा अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों घर जाने के बाद मनीषा की तलाक लेने के लिए कोर्ट वगैरह में फाइल पेश किया जाता है और पेश पे कार्रवाई करते हुए जो मोहित था वो जज साहब के सामने पेश होता है और पेश होने के बाद मनीषा जो है वो जज साहब से कहती है कि जज साहब मुझे अपने पति से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, अगर मेरा पति दारू शराब पीना, फालतू लोगों के साथ घूमना और पैसे उड़ाना, मुझे मारपीट करना बंद कर देगा तो मैं उसके साथ रहूंगी, मुझे उसके साथ रहने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वो बुरी आदतें नहीं छोड़ेगा तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं रहूंगी। दोस्तों जज साहब मोहित से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी पत्नी के साथ तलाक लेना चाहते हो। तब दोस्तों मोहित कहता है कि जज साहब मुझे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, मुझे उससे तलाक चाहिए। दोस्तों जज साहब भी कुछ नहीं कर पाते हैं, ना तो कुछ समझा पाते हैं दोनों को और कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में तलाक भी हो जाता है। अब दोस्तों मनीषा अपने पापा के घर रहने लगती है और मोहित अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने लगता है, अपनी दुकान को संभालने लगता है और अपने पड़ोसियों के साथ घूमने फिरने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे मोहित की जिंदगी भी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, लेकिन मोहित को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों उधर जो मनीषा थी वो अपने पापा के घर जब चली गई तो वहां जाने के बाद वो फिर से पटना चली जाती है और पटना जाने के बाद अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगती है। दोस्तों मनीषा जो थी वो पूरे 4 सालों तक पटना में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करती है और इधर मोहित की हालत बहुत ज्यादा धीरे धीरे खराब होती चली जाती है, क्योंकि दोस्तों मोहित जब मनीषा से तलाक लिया था तो तलाक लेने के 5-6 महीने बाद मोहित के पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां अब मोहित के ऊपर आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों मोहित दारू शराब वगैरह पीना छोड़ता नहीं है और अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा घूमने फिरने में लगा रहता है, जिस वजह से होता कुछ ऐसा है कि मोहित के जो पड़ोसी हैं उसका सारा जमीन थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा पैसे देकर उसका सारा जमीन वो लोग लिखवा लेते हैं और यहां तक नौबत आती है कि उसकी दुकान भी दारू शराब लोग उसको पिलाकर कुछ पैसे देकर उसका दुकान भी अपने नाम वो लोग करवा लेते हैं। दोस्तों मोहित के पास जब पैसा खत्म हो जाता था तो वो अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया करता था, लेकिन उसकी मम्मी जब उसका विरोध करती थी तब मोहित अपनी मम्मी को मारने पीटने लगता था, जिस वजह से उसके घर वाले भी उसका विरोध करना बंद कर देते हैं। दोस्तों उधर मनीषा सरकारी नौकरी की तैयारी करने में बहुत ज्यादा व्यस्त थी और सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बाद वो परीक्षा देती है और कुछ महीनों बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। दोस्तों मनीषा एक तहसीलदार बन जाती है और उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। दोस्तों मनीषा के माता पिता भी उससे बहुत ज्यादा खुश थे। दोस्तों मनीषा को तलाक लिए हुए पूरे 7 साल गुजर चुके थे और इन 7 सालों बाद मनीषा के पापा मनीषा से कहते हैं कि तुम्हारे तलाक को भी काफी ज्यादा समय हो गया है, इस वजह से उसके घर वाले भी उसका विरोध करना बंद कर देते हैं। दोस्तों उधर मनीषा सरकारी नौकरी की तैयारी करने में बहुत ज्यादा व्यस्त थी और सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बाद वो परीक्षा देती है और कुछ महीनों बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। दोस्तों मनीषा एक तहसीलदार बन जाती है और उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। दोस्तों मनीषा के माता पिता भी उससे बहुत ज्यादा खुश थे। दोस्तों मनीषा को तलाक लिए हुए पूरे 7 साल गुजर चुके थे और इन 7 सालों बाद मनीषा के पापा मनीषा से कहते हैं कि तुम्हारे तलाक को भी काफी ज्यादा समय हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, क्योंकि अकेले तो तुम अपनी जिंदगी बिता नहीं सकती हो। लेकिन दोस्तों मनीषा अपने पापा से कहती है कि पापा जी अभी मुझे शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो मैं चाहती हूं कि उनको अच्छे से पढ़ा लिखा कर अच्छे पोस्ट पर उनकी नौकरी लगवा दूं, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। दोस्तों मनीषा की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, उसकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और एक दिन मनीषा का ट्रांसफर जो है वो वैशाली जिले में हो जाता है। जब वो तहसील से अपने निकलती थी और तहसील के अंदर जाती थी तो वो देखती थी कि तहसील के बाहर गेट पर एक कुल्फी वाला खड़ा होकर दोस्तों वो कुल्फी बेच रहा होता है। दोस्तों मनीषा उस कुल्फी वाले से कुल्फी खरीदती थी और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो अपने ड्राइवर से मंगवा लिया करती थी। लेकिन दोस्तों मनीषा जो थी वो कभी भी उस आदमी का चेहरा नहीं देखी थी, क्योंकि गर्मियों का समय था, वो आदमी हमेशा गर्मियों के समय में अपने चेहरे को गमछा से बांध रखा था। दोस्तों वो आदमी भी मनीषा को कभी नहीं देखा था। मनीषा जब भी वहां कुल्फी लेने के लिए जाती थी तो हमेशा वो अपने फेस पर मास्क लगाए हुए रखती थी, क्योंकि जब भी वो तहसील से बाहर निकलती थी तो बिना मास्क के वो बाहर नहीं निकलती थी, जिस वजह से वो कुल्फी वाला उसको नहीं पहचान पाता था। दोस्तों एक दिन सुबह सुबह का समय था और मनीषा अभी तहसील में अभी एंट्री कर रही थी, तभी वो देखती है कि जो कुल्फी वाला व्यक्ति है वो क्या कर रहा है कि सुबह सुबह के टाइम में आकर वहां पर अपने ठेले को लगा रहा था और कुल्फी बेचने की तैयारी कर रहा था। और दोस्तों सुबह सुबह का समय था तो इसलिए वो अपने चेहरे पर गमछा भी नहीं लगाया था, साफ साफ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। दोस्तों मनीषा जब अपने पति मोहित को वहां पर देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो तुरंत क्या करती है कि वहां से तहसील के अंदर चली जाती है और तहसील के अंदर बैठकर वो सोचने लगती है कि आखिरकार उसकी जिंदगी में क्या हुआ होगा,
कि उसकी हालत ऐसी हो गई है, अब उसको कुल्फी क्यों बेचना पड़ रहा है। बहुत सारे सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे। दोस्तों मनीषा का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, वो हमेशा मोहित के बारे में ही सोच रही थी। तभी मनीषा अपने एक कर्मचारी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि जो गेट के बाहर कुल्फी बेच रहा है जरा उसको बुला लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। दोस्तों वो कर्मचारी कुल्फी वाले के पास जाता है और कहता है कि तहसीलदार मैडम आपको बुला रही हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। दोस्तों मोहित काफी ज्यादा घबरा जाता है और परेशान हो जाता है और उस कर्मचारी से कहता है कि साहब हमारी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर अपना ठेला लगाता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पसंद है, आप लोग मना कर देंगे तो मैं अपना ठेला यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। तब दोस्तों वो कर्मचारी कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो कुछ तुमसे जरूरी बात करना चाहती हैं, तुम एक काम करो कि जाकर पहले मैडम से मिल लो और देखो कि वो तुमसे क्या बात करना चाहती हैं। दोस्तों मनीषा जो थी वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बैठकर मोहित का इंतजार कर रही थी। तब तक दोस्तों मोहित भी मनीषा के कैबिन के अंदर आ जाता है और मनीषा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैडम जी मैं अगले दिन से यहाँ पर अपना ठेला नहीं लगाऊंगा, अगर आप मना कर देंगी, आप नहीं चाहती हैं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं गरीब हूं, आप मेरे ऊपर चालान मत करिए, नहीं तो मैं इतना सारा पैसा कहां से बनूंगा। दोस्तों मनीषा उससे कहती है कि तुम इतना ज्यादा परेशान मत हो, चुपचाप यहाँ पर बैठो। और फिर मनीषा मोहित से पूछती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। दोस्तों मोहित उससे कहता है कि मैडम जी मैं तो आपको पहली बार यहाँ पर देख रहा हूं, तो मैं आपको कैसे जानूंगा, कैसे आपको पहचानूंगा, मैं आपको नहीं पहचानता हूं। तब मनीषा क्या करती है कि अपने फेस से अपना मास्क नीचे उतारती है और दोस्तों जब मनीष उसका चेहरा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। दोस्तों मोहित मनीषा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर पूछता है कि तुम यहां पर कैसे आ गई। दोस्तों मनीषा मोहित से कहती है कि देखो तुम तो मेरी बात को नहीं मानते थे, तुम अपनी दुनिया में मस्त थे और जब मैं तुमसे अलग हुई तो फिर मैं अपने पापा के घर जाकर फिर मैं वहां से पटना चली गई और पटना जाने के बाद मैं मन लगाकर पढ़ाई करने लगी, भगवान ने मेरी सुन लिया और आज मैं यहाँ पर तहसीलदार बन चुकी हूँ, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। दोस्तों मोहित ये सब सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो फिर वहां से उठकर जाने लगता है क्योंकि दोस्तों वो बहुत ज्यादा खुद के ऊपर शर्मिंदा महसूस कर रहा था। तब मनीषा जो है वो मोहित से कहती है कि रुको जरा यहाँ पर बैठो, मुझे तुमसे बात करना है। उसके बाद दोस्तों मनीषा मोहित से पूछती है कि तुम्हारे माता पिता कैसे हैं। तब मोहित कहता है कि तुम्हारे जाने के कुछ महीने बाद मेरे पापा गुजर गए थे और उनके जाने के बाद हम लोग की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद दोस्तों मनीषा पूछती है कि तुम्हारा तो दुकान था, अच्छा खासा चल रहा था, तुम्हारे पास इतना सारा प्रॉपर्टी था, तो तुम यहाँ पर कुल्फी क्यों बेच रहे हो। तब दोस्तों मोहित जो है वो अपनी पूरी कहानी मनीषा को बताता है। दोस्तों मोहित कहता है कि हमारे पड़ोसी के जो लोग हैं हमारी सारी जमीन को अपने नाम करवा लिए हैं, जो जमीन 20 लाख रुपए की थी उसके लिए उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए और बोले कि फिर मैं बाद में दे दूंगा। ऐसे ऐसे करके उन लोगों ने मेरी सारी जमीन अपने नाम लिखवा लिया है और जब मैं उन लोगों से पैसा मांगने जाता हूं तो वो लोग मुझे मारने पीटने के लिए दौड़ाने लगते हैं, मुझे गांव में लोग रहने भी नहीं देते हैं, जिस वजह से मैं अपने घर कभी जाता नहीं हूं और यहां पर रहकर मैं कुल्फी बेचता हूं। और पापा के जाने के बाद मां भी बहुत ज्यादा परेशान है और वो किसी तरीके से घर पर रहकर अपना गुजारा कर रही है। दोस्तों ये सारी बातें मनीषा सुनती है तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि कोई भी इंसान दारू शराब के नशे में इतना ज्यादा आदी कैसे हो जाएगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही हो और उसको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। दोस्तों मनीषा ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। उसके बाद दोस्तों मनीषा मोहित के गांव के रहने वाले एक तहसीलदार से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद मोहित की जितनी भी सारी जमीन थी, सारी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो सारे प्रॉपर्टी का वो कागज जो खतौनी वगैरह होता है वो निकलवाती है और मोहित से कहती है कि मोहित तुम ठेले पर अपनी दुकान मत लगाया करो, मैं तहसील के अंदर तुम्हें एक दुकान दिलवा देती हूं, वहां पर तुम अपना दुकान लगाया करो। और दोस्तों जो मनीषा थी वो मोहित से ये भी कहती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना कि हम दोनों के बीच में ये रिश्ता है या फिर हम दोनों पति और पत्नी हैं, नहीं तो हमारी यहाँ पर बहुत ज्यादा बदनामी होगी। उसके बाद दोस्तों मोहित वहां से चला जाता है और फिर से अपना कुल्फी बेचने लगता है और जो मनीषा थी वो मोहित के प्रॉपर्टी का सारा जो कागज है वो निकलवाती है और कुछ लेखपाल लोगों से बातचीत करती है। दोस्तों 1 साल के अंदर धीरे धीरे करके जितनी भी प्रॉपर्टी मोहित की सारे लोग हड़प रखे थे उन लोगों से जमीन वापस लेकर मोहित के नाम करवा देती है। लेकिन दोस्तों मोहित के पड़ोसी को जब ये बात पता चलता है कि मोहित के पीछे किसी का हाथ है, कोई उसका साथ दे रहा है और वही मोहित की सारी प्रॉपर्टी को उसके नाम करवा रहा है, तो ये सब सोचकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनके पड़ोसियों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कौन आदमी है जो मोहित का साथ दे रहा है, क्योंकि मोहित की पत्नी जो थी वो तलाक देकर उसके साथ चली गई थी, उसके साथ तो रहती रही थी और कुछ महीनों बाद उसके पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से मोहित का साथ देने वाला कोई नहीं था। दोस्तों धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था और 2-3 सालों बाद जितनी भी सारी जमीन थी, जितनी भी सारी मोहित की प्रॉपर्टी थी, वो सारी प्रॉपर्टी एक एक करके उसको वापस मिल जाती है और मोहित का दुकान भी जो लोग धोखेबाजी से कुछ पैसे देकर खरीद लिए थे उस दुकान को भी उसको वापस मिल जाता है। और फिर मनीषा मोहित से कहती है कि अब अपनी जिंदगी में तुम्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, अगर तुम अपनी जिंदगी में दोबारा ऐसी
गलती करोगे तो शायद इससे भी बुरा हाल तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि अब मन लगाकर अपना दुकान संभालो और अपने परिवार को देखो और अपने प्रॉपर्टी का देखभाल करो। दोस्तों जब मनीषा जो है वो मोहित के लिए इतना सब कुछ कर देती है, तब मोहित मनीषा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। उसकी आंखों में आंसू निकल जाते हैं। दोस्तों मोहित मनीषा से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो, अब हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों मनीषा जो है वो मोहित से कहती है कि अभी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं अभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, तुम घर जाओ, अपनी माँ की सेवा करो और अपना दुकान संभालो, कुछ दिनों बाद मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी। उसके बाद दोस्तों मोहित जो है वो अपने घर चला जाता है और अपने घर जाने के बाद अपना दुकान पर बैठने लगता है, अपना दुकान संभालने लगता है। दोस्तों कुछ महीनों बाद मनीषा और मोहित दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से एक मंदिर में जाकर दोबारा से शादी कर लेते हैं और उसके बाद से मोहित मनीषा को अपने घर लेकर जाता है। दोस्तों मनीषा जब अपने ससुराल 12 से 13 सालों बाद गई थी तो मोहित की जो मां थी वो मनीषा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उन लोगों का जो परिवार था वो पूरी तरीके से उजड़ चुका था और मोहित की शादी जब हुई थी तो मनीषा भी उसको छोड़कर चली गई थी और कुछ दिनों बाद मोहित के पापा भी गुजर गए थे, जिस वजह से उन लोगों का पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। लेकिन दोस्तों अब फिर से उन लोगों के घर में एक नई उम्मीद जगी थी और फिर से उनका परिवार हंसी खुशी रहने लगा था। दोस्तों मोहित अब दारू शराब वगैरह पीना बंद कर दिया है, क्योंकि उसकी जिंदगी में जो हादसा घटित हुआ है उसकी वजह से वो बहुत कुछ सीख चुका है, बहुत कुछ वो समझ चुका है और वो बिल्कुल भी गलत काम नहीं करता है। एकदम से अच्छे पति के रूप में मनीषा के साथ रहता है, कभी भी मनीषा को मारता पीटता नहीं है और कभी भी उसको प्रताड़ित नहीं करता है। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है ना कि लड़कियां एक लक्ष्मी का रूप होती हैं और उनका कदम जहां पर पड़ता है वो जगह एकदम स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों शायद मनीषा भी उस घर के लिए एक लक्ष्मी का रूप थी। अगर वो उस घर में शायद दोबारा नहीं आती तो उन लोगों की जिंदगी में कभी सुधार नहीं होता और वो लोग हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।